नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फ्रांस की क्रांति के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने फ्रांस की क्रांति से संबंधित पूर्व जानकारी हमने प्राप्त की कि किस प्रकार से जो है क्रांति की परिस्थितियां उत्पन्न हुई फ्रांस में। उसके बाद आज हम इसके कारण का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस की क्रांति के कारणों में हम पहला कारण पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण फ्रांस की क्रांति, इसमें कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है और ना ही जो है ये क्रांति केवल अत्याचार के विरुद्ध हुई, न समानता के लिए। इसके लिए जो है इसके पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक आदि कारण उत्तरदायी रहे हैं फ्रांस की क्रांति के। राजनीतिक कारणों में इसमें राजनीतिक कारणों में जो है फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की एक अजीब तरह की परंपरा कायम हो गई थी उस समय। वहाँ पर जब लुई 14वां जो है वहाँ का शासक था तो लुई 14 ने जो है काफ़ी मनमानी की थी वहाँ पर। लुई 14 के बारे में अपन ने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में। लुई 14वां ये मानता था स्वेच्छाचारी नीति, यानी कि उसकी जो है स्वेच्छाचारी नीति थी। स्वेच्छाचारी नीति। और लुई 14वां जो है वो ये मानता था, लुई 14वां वो क्या मानता था? मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, अर्थात मैं ही सब कुछ हूं। यह उसकी स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की नीति, इस प्रकार की परंपरा उसने बना दी थी। अर्थात प्रशासन की समस्त शक्तियां जो है मेरे में निहित है, यानी कि एक ही व्यक्ति यानी कि राजा में केंद्रित है। सिद्धांत और व्यवहार में उसके अधिकार असीमित थे राजा के, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। राजा की इच्छा ही कानून होती थी। राजा की इच्छा ही कानून, राजा की इच्छा ही कानून होती थी। लुई 16वां उसको एक कहा जाता था कि वह चीज कानून है, कानूनी है, कारण मैं ऐसा चाहता हूं, ये लुई 16वां कहता था। और ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि निरंकुश शासन के लिए एक योग्य और शक्तिशाली शासक होना चाहिए, तभी जाकर के वह निरंकुश होकर के शासन कर सकता है। लेकिन संयोग की बात यह है कि लुई 14वें के जो दो उत्तराधिकारी हुए हैं, एक तो लुई 15वां और लुई 16वां, यह उतने जो है शक्तिशाली नहीं हुए।
यानी कि अनुपयोगी सिद्ध हुए ये शासक लुई 15वां और लुई 16वां। लुई 16वां जिसके समय में क्रांति का विस्फोट हुआ, क्रांति हुई फ्रांस में 16वें के समय में, वो न तो जो है प्रभावशाली था और न ही योग्य शासक था। उसमें जो है इच्छा शक्ति, इसके अलावा निर्णय बुद्धि, निर्णय करने की बुद्धि, इसका जो है सर्वथा अभाव था। और वह हमेशा जो है आमोद प्रमोद में डूबा रहता था। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है 12 मील दूर वर्साई के महल, शान और शौकत के महल माने जाते हैं। ये शान और शौकत महल, वर्साई के महलों में जो है वो निवास करता था। और उसका राजमहल यूरोप के शासकों के महल की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। सारी ऐशो आराम की वस्तुएं जो है वहाँ पर थी। सैकड़ों मेहमान वहाँ पर रहते थे, हजारों की संख्या में उसके नौकर थे। महल में आमोद प्रमोद और रंगरेलियों की भरमार थी। राजमहल पर प्रतिवर्ष जो है करोड़ों रुपए खर्च होता था। और निरर्थक खर्च के कारण जो है लोग राज दरबार की राष्ट्र के सत्यानाश की जड़ मानते थे। राज दरबार को है कि जो है देश का जो सत्यानाश हुआ है, देश का जो नाश हुआ है उसकी जड़ जो है ये राजमहल है। फ्रांस के सम्राट को अपनी जनता की कठिनाई का पूरा पता नहीं था, या फिर जो है न उसके पास इस तरह के ध्यान देने का कोई समय था। जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया उसने, और उसकी इस उदासीनता से जो है जनता उसके विरुद्ध हो गई या उसके नाराज हो गई। लुई पर अपनी नवयौवना पत्नी मारी आंतोनोवा, उसका ही बहुत ज़्यादा प्रभाव था। रानी का आचरण वो जो है अधिक अच्छा नहीं था, और उसने जो है अपने कृपा पात्र को जो है ऊंचे पदों पर बिठा रखा था, जो राज दरबार के खर्च को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। खर्चा तो कम नहीं कर रहे थे और जो है खर्चा बढ़ा रहे थे। इसके अलावा उसकी जो आंतरिक शासन व्यवस्था थी, फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था ये भी जो है संगठित नहीं थी, सुसंगठित नहीं थी इसकी शासन व्यवस्था। कई प्रकार की इकाइयों में उसकी शासन व्यवस्था बटी हुई थी और समानता का अभाव था। यानी कि सभी इकाइयां जो है कहने को मात्र तो जो है केंद्र शासन के अधीन थी, केंद्र के अधीन, राजा के अधीन थी, लेकिन प्रत्येक इकाई में जो है एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो केंद्र के आदेशानुसार जो है इकाई की शासन व्यवस्था चलाता था। लेकिन केंद्रीय शासन व्यवस्था जब निर्बल हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो उसका लाभ उठा करके ये इकाइयाँ जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर देती है, अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है। तो केंद्रीय आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया जाता था इन इकाइयों के द्वारा, और उसके स्वयं के आदेश भी जो है रोजाना बदलते रहते थे। तो जनता इस प्रकार की शासन व्यवस्था से परेशान हो गई थी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इकाई के नियम दूसरी इकाई के नियमों से काफ़ी भिन्न थे। एक राज्य के नियम अलग, दूसरे राज्य के नियम अलग, या एक इकाई के नियम अलग, दूसरी इकाई के नियम अलग। तो संपूर्ण फ्रांस में जो है एक सामान्य नियम वो नहीं थे। इसके अलावा जो है फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार की राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, किसी प्रकार के। न तो उनको जो है भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति और प्रकाशन की स्वतंत्रता थी, और न ही धर्म के मामले में कोई स्वतंत्रता थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। शासन चाहे जिस व्यक्ति को बंदी बना सकता था, मर्जी चाहे जिसको, और बिना मुकदमा चलाए जो है उसको सजा दे सकता था। लोगों को जो है कहीं पर न्याय मिलने की आशा नहीं थी। कानून और नियम केवल जो विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग थे वो केवल उनकी सहायता करते थे। जितने जो भी कानून और नियम बने हुए थे वो उनकी सहायता के लिए थे। तो इस प्रकार से जो है पूरी शासन व्यवस्था जो है वो संगठित नहीं थी। इस वजह से जो है जनता काफ़ी परेशान हो गई थी, और इन्हीं राजनीतिक कारणों के कारण जो है ऐसी स्थिति में क्रांति का घटित होना वो अवसंभावी था। ये था राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारणों के बाद है सामाजिक कारण।
भाई सामाजिक कारणों में जो है कौन कौन सी बातें उत्तरदायी रही है जिससे क्या है कि फ्रांस में क्रांति हुई है। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता, ये भी क्रांति का मुख्य कारण रहा है। समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज, वो 3 श्रेणियां कौन थी? समाज 3 श्रेणियों में विभाजित था, 3 श्रेणियों में विभाजित था। अब 3 श्रेणियां कौन सी थी? जिसमें है पादरी, पादरी के अलावा जो है कुलीन वर्ग या सामंत, और तीसरी थी साधारण लोग। यह 3 श्रेणी में पूरा समाज बटा हुआ था फ्रांस का। इसमें जो है पहली जो 2 श्रेणियां हैं, पादरी और कुलीन वर्ग, पहली 2 श्रेणियों में जो है इन लोगों को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, विशेष अधिकार प्राप्त थे इनको। और तीसरा वर्ग के जो है साधारण लोग हैं, इनकी तुलना में जो है इनकी स्थिति वो नीची थी। क्रांति के समय फ्रांस की कुल जनसंख्या लगभग जो है वो 2.5 करोड़ थी, और जिनमें विशेषाधिकार प्राप्त लोग जो थे उनकी संख्या जो है वो 2,70,000 के करीब थी, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब पादरी वर्ग में जो है ये क्रांति से पहले चर्च का विशेष स्थान था वहाँ पर फ्रांस में। पादरी में क्या था? यह चर्च का सर्वे सर्वा होता था, चर्च का सर्वे सर्वा होता था पादरी। तो क्रांति से पहले जो है चर्च का जो है महत्वपूर्ण स्थान था, सर्वोच्च शिखर पर था। ये लोग प्रथम श्रेणी के सदस्य माने जाते थे फ्रांस में। चर्च के अधिकारी काफ़ी संपन्न और शक्तिशाली थे। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि जो थी उसका 20% भाग जो है वो चर्च के अधिकार में था, और जिससे जो है चर्च को बहुत अधिक आय प्राप्त होती थी, और ये आय सरकारी करों से मुक्त थी। कोई सरकारी कर वसूल नहीं किया जाता था चर्च से। और इस नियमित आय के अलावा जो है कैथोलिक चर्च किसानों से भी जो है विभिन्न प्रकार के कर वसूल करता था धर्म के नाम पर। फसलों पर धर्मांश यानी कि धर्म का अंश के रूप में जो है कर वसूल करता था चर्च, यानी कि चर्च के अधिकारी लोग। तो चर्च की आय जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और जनहित के जो है बहुत से काम भी वो करता था, परंतु चर्च के भीतर पक्षपात और अपीयता का बोलबाला था। बहुत ज़्यादा जो है पैसा अनाप शनाप खर्च किया जाता था। चर्च का नैतिक पतन भी हो चुका था, और उसकी जड़ें जो है खोखली हो चुकी थी उस समय। उसकी आय का अधिकांश भाग जो है वो बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी में जैसे आर्क बिशप है, बिशप है, एबॉट है, इनके पास चला जाता था। और इनमें से जो है अधिकांश राशि जो है आमोद प्रमोद में और भोग विलास में खर्च हो जाती थी। तो लोगों में जो है इसके प्रति भी असंतोष बढ़ रहा था, और चर्च के धार्मिक कार्यों का संपादन जो है वो साधारण पादरी लोग करते थे, और इन लोगों की नियुक्ति जो है तीसरे वर्ग यानी कि साधारण लोगों में से की जाती थी, साधारण लोगों में से। और इन लोगों को अपने भरण पोषण के लिए बहुत ही कम वेतन मिलता था। चर्च के बड़े जो अधिकारी थे इन्हें वो घृणा की दृष्टि देखते थे। चर्च के बड़े अधिकारी इन्हें जो है घृणा की दृष्टि देखते थे। लेकिन साधारण पादरियों में से जो है अधिकांश काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, और इनका झुकाव जो है यह सुधार की तरफ था कि इसमें जो है सुधार होना चाहिए। चर्च में जो है इस तरह की अनियमितताएं जो फैली हुई है, तो इसमें जो है सुधार होना चाहिए। यह पहला वर्ग था पादरी वर्ग। दूसरा जो है कुलीन वर्ग आता है। इसको जो है दूसरी श्रेणी माना जाता है, कुलीन वर्ग को समाज की दूसरी श्रेणी माना जाता है। और इस वर्ग में जो है राज दरबारी बड़े बड़े पदाधिकारी लोग शामिल होते थे।
और क्रांति के समय जो है इन लोगों की संख्या लगभग जो है वो 4 लाख के करीब थी और इनमें से अधिकांश मध्ययुगीन जो सामंत के वंशज थे वो भी इसी में थे, कुलीन वर्ग में है। और फ्रांस की संपूर्ण भूमि का जो है 1/4 भाग इन कुलीन वर्गों के पास था, जिसके सहारे जो है शान शौकत और भोग विलास का जीवन वो बिताते थे। इनमें संपन्नता और विशेषाधिकारियों की वजह से जो है समाज में इनकी स्थिति काफ़ी ऊंची थी, कुलीन वर्ग की है। लेकिन इस वर्ग में जो है आपसी एकता का अभाव था, कुलीन वर्ग में आपसी एकता का अभाव था, इस वजह से भी जो है फूट पड़ गई इनमें। और तीसरा वर्ग आता है साधारण लोगों का। तो इन दोनों वर्गों के अलावा जो है सभी लोगों को जो है वो तीसरी श्रेणी में रखा जाता है, वो सब साधारण लोग हैं। और इस वर्ग के लोग सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थे, किसी प्रकार का कोई अधिकार जो है इस तीसरी श्रेणी के लोगों को प्राप्त नहीं था। इस वर्ग में भी भारी जो है असमानता थी, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के ये विभिन्न लोगों में जो है व्यापक अंतर था। इसमें धनी, व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, साहित्यकार, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, कलाकार, किसान, मजदूर सभी जो है ये तीसरे वर्ग में आते थे। और इस दृष्टि से जो है बुजुर्ग यानी कि मध्यम वर्ग है, दस्तकार, मजदूर, किसान ये भी इसमें आते थे। मध्यम वर्ग जो है ये फ्रेंच भाषा इस वर्ग के लिए यह बुजुर्वा शब्द का प्रयोग किया गया। फ्रेंच भाषा में बुजुर्वा शब्द काम में लिया जाता है इसके लिए, मध्यम वर्ग के लिए। और इस वर्ग में जो है वो सभी लोग शामिल थे जो शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था इन लोगों को, वो मध्यम वर्ग में थे बुजुर्वा। लेखक, कलाकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, साहित्यकार, व्यवसायी, व्यापारी, साहूकार, कारखाने के मालिक, निम्न पदस्थ सरकारी कर्मचारी, ये सब जो है मध्यम वर्ग में थे। और इनको जो है एक शब्द बुजुर्वा शब्द कह करके पुकारा जाता था। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है बुजुर्वा। और इस वर्ग को जो है, इस वर्ग की जो आर्थिक दशा थी वो संतोषजनक थी और शासन के अधिकांश निम्न पदों पर जो है इन लोगों का अधिकार था। प्रथम दोनों वर्ग जैसे पादरी और कुलीन वर्ग है ना, इनको जो है इस वर्ग की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता पड़ती थी, पादरी और कुलीन वर्ग को। तो इस वजह से जो है इस संपर्क की वजह से इस वर्ग को थोड़ी बहुत सुविधाएं भी प्राप्त थी मध्यम वर्ग को। और मध्यम वर्ग जो है मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में यह संशोधन का समर्थक था कि मौजूदा राजनीतिक जो व्यवस्था है फ्रांस की उसमें सुधार होना चाहिए। बुद्धिमान, कर्मठ, शिक्षित और धनी होने के बाद भी जो है देश की राजनीतिक संस्थाओं पर जो है इसका प्रभाव नहीं था मध्यम वर्ग का, जबकि यह वर्ग जो है देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम करने का इच्छुक था और ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदलने से ही जो है वो संभव हो सकता था। तो इन दोनों वर्गों में जो है संघर्ष एक तरह से अनिवार्य था, उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। शिल्पकार ये बुजुर्ग वर्ग में जो है नीचे शिल्पकार के लोग होते हैं, इन्हें दस्तकार भी कहा जाता है शिल्पकारों को। और इनमें से जो है वो ये लोग अधिकांश लोग जो है वो नगरों में बसे हुए थे और ये लोग अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, लेकिन सरकार की तरफ से जो है इन्हें किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन, कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था इनको, दस्तकारों को। और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग उनका जो है निरंतर शोषण करते रहते थे। इसकी वजह से जो है ये लोग भी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी परेशान थे, इसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। और कृषक वर्ग, फ्रांस की अधिकांश आबादी जो है वो किसानों की थी। राज परिवार, शासन, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, इनका अधिकांश खर्चा जो है इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था, किसान वर्ग को, क्योंकि ज़्यादा जो है कर जो है इन्हीं से वसूल किया जाता, परंतु उन्हें दयनीय जीवन बिताना पड़ता था और उन्हें राज्य, चर्च, जागीरदार अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। करों के अलावा जो है उन्हें अधिकारियों और सामंतों की अनेक प्रकार की निःशुल्क सेवाएं भी करनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था उनके यहाँ पर लेकिन राजनीतिक और शासन में उनका कोई प्रभाव नहीं था किसानों का। और न तो जो है उनके पास किसी प्रकार के अधिकार थे
और नई उनको जो है किसी प्रकार कोई सुविधाएं दे रखी थी। भूमि कर जो वसूला जाता था वो बिल्कुल सख्ती से वसूला जाता था किसानों से। अकाल और कम पैदावार होने की स्थिति में भी जो है किसी प्रकार की कोई माफ़ी या छूट नहीं दी जाती थी उनको। तो दिनहीन जीवन बिताना पड़ता था किसानों को, न तो उन्हें भरपेट भोजन नसीब हो पाता था और न जो है तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा उपलब्ध होता था। आमोद प्रमोद भोग विलास तो उनके जीवन से जो है कोसों दूर है। तो इस प्रकार जो है करों के भारी बोझ से जो है किसानों की कमर टूट चुकी थी और इनकी आय का लगभग 85% भाग जो है वो करों में चला जाता था, कर देने में। तो सुविधा संपन्न वर्ग के प्रति जो है उनके रोष की मात्रा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और यही कारण है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो किसानों ने हृदय से इसका स्वागत किया था, इस क्रांति का। ये सामाजिक कारण रहे। उसके अलावा अगला कारण रहा है आर्थिक कारण। सामाजिक कारण के बाद तीसरा कारण फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भाई बहुत से विद्वानों का इसमें जो है यह मत है कि आर्थिक स्थिति इसका मूल कारण रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी फ्रांस की। सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते जो है दिवालियापन पे आ गई थी वो। लुई 14वें के समय जो है युद्ध, बहुत ज़्यादा युद्ध हुए और वर्साई के महल के निर्माण में जो है काफ़ी सरकारी पैसा खर्च किया गया, लेकिन कर्ज का भार भी जो है लोगों पर लाद दिया। और लुई 15वां जो है था, 14वें की मृत्यु के बाद 15वां जो है शासक बना, वो अयोग्य था। उसने जो है सरकारी खजाने में से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, कर्ज ज़्यादा बढ़ गया। लुई 16वां ये भी जो है शान और शौकत और आमोद प्रमोद के कारण जो है इसने भी जो है सरकारी दिवालियापन निकाल दिया है। जब कर्ज मिलना बंद हो गया, लोग जो है बड़े बड़े जो है लोग थे वो कर्ज देते थे सरकार को, तो जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो स्थिति सुधारने की चिंता हुई थी कि फ्रांस की स्थिति जो है किस प्रकार से सुधारी जाए। परंतु कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के कारण जो है कोई भी मंत्री वो कामयाब नहीं हो सका फ्रांस की स्थिति को सुधारने में है। और अंत में जो है नए कर जो लगाने का जो निश्चय किया कि नया कर लगाया जाए, तो पेरिस की जो संस्था थी उसका नाम था पालरमा। भाई नया कर लगाया जाएगा तो पहले उस संस्था से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो संस्था हस्ताक्षर करेगी, रजिस्टर में दर्ज करेगी, तभी जाकर के वो कर्ज जो है वो नया कर जो है देश में लागू होगा। तो ये पार्लियामा और जनता के नए कर का जोरदार जो है ये विरोध किया और उन्होंने मांग की कि पहले इन करों को एस्टेट जनरल में स्वीकृति ली जाए, अतः एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जाए, तभी जाकर के स्वीकृति मिलेगी। तो एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना अनिवार्य हो गया है, जो वो काफ़ी समय पहले से जो है स्टेट जनरल का अधिवेशन नहीं हुआ था। इस दृष्टि से जो है फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति ये क्रांति का मुख्य कारण बनी। दार्शनिक और अन्य विचारकों का योगदान, दार्शनिकों का भी क्रांति में जो है काफ़ी योगदान रहा है। अब दार्शनिकों में कौन कौन से दार्शनिक हुए हैं फ्रांस की धरती पर, उनमें है मोंटेस्क्यू दार्शनिक, दार्शनिकों का योगदान। तो फ्रांस की धरती पर कौन कौन से दार्शनिक हुए हैं, उनमें है मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो। ये महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वहाँ की जनता पर पड़ा है। वाल्टेयर, ये मोंटेस्क्यू जो है ये राजतंत्र की आलोचना करने वाला ये पहला प्रमुख व्यक्ति था।
इसने क्या करा है, राजतंत्र की आलोचना की प्रथम बार। राजतंत्र की आलोचना करने वाला मॉन्टेस्क्यू, उच्च कोटि का वकील मॉन्टेस्क्यू था ये। और 1748 में इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध रचना की। 1748 में इनकी प्रसिद्ध रचना क्या रही है मॉन्टेस्क्यू की, वो है कानून की आत्मा। कानून की आत्मा नाम से जो है इनकी प्रसिद्ध रचना हुई की है इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने। इसमें जो है इन्होंने फ्रांस के राजाओं के देवी देवताओं संबंधी जो अधिकार थे, उनके जो सिद्धांत थे, देवीय सिद्धांत, उनकी आलोचना की है इस ग्रंथ के अंतर्गत। और फ्रांस की जो है सड़ी गली खोखली संस्थाओं का जो है बड़ा ही व्यंग्यात्मक विवरण जो है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दिया है। वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जबरदस्त समर्थक थे ये। और उनका ये मानना था कि निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए शासन के तीनों अंगों, और शासन के तीनों अंग जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके क्षेत्रों में जो है पृथक पृथक इनको अलग करना आवश्यक है। उसने जो है शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया है कि शक्ति पार्थक्य यानी कि शक्ति का विभाजन होना चाहिए। शक्ति पार्थक्य, शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत दिया इन्होंने, यानी कि शक्तियों का विभाजन हो, कार्यपालिका की अलग शक्तियां हो, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हो, व्यवस्थापिका की अलग शक्तियां हो। ये शक्ति पार्थक्य सिद्धांत, इनका प्रतिपादन जो है, शक्ति पार्थक्य सिद्धांत का प्रतिपादन ये मॉन्टेस्क्यू ने किया है। इसी प्रकार से जो है वाल्तेर हुए हैं दार्शनिकों में। ये जो है बौद्धिक जागृति में जो है इनकी गणना सबसे आगे की जाती है वाल्तेर की। महान लेखक, कवि, दार्शनिक, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक और व्यंग्यकार थे ये। और अपनी आलोचना के कारण उन्हें जो है बार बार जेल जाना पड़ता था। इनको, वाल्तेर को बार बार सजा होती थी। और वाल्तेर को हर प्रकार के अत्याचार से घृणा थी। वह मानव स्वतंत्रता के समर्थक थे वाल्तेर। और अपनी लेखनी में जो है वो इसी पर कटाक्ष करते थे वाल्तेर ने जो है सबसे अधिक प्रहार जो है वो उस समय के चर्च पर किया है। फ्रांस में जो अनियमितताएं थी चर्च में, यानी कि उन्होंने जो है चर्च को बदनाम चीज कहकर पुकारते थे। वाल्तेर जो है चर्च को बदनाम चीज कहकर के पुकारते थे कि ये बदनाम चीज है। और उसने जो है धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का जोरदार खंडन किया वाल्तेर ने। और उनकी रचना थी 14वें लुई का इतिहास। ये बहुत ही अनमोल रचना थी। इसी प्रकार से जो है रूसो अगले दार्शनिक हुए हैं। महान दार्शनिक जीन जैकस रूसो, इनका स्थान भी सर्वोपरि माना जाता है। और ये जो है आदि मानव एक भला, न्यायशील और सुखी प्राणी था। जब मानव जो है आदि मानव था, वो भला मानव था, किंतु सभ्यता ने उसे भ्रष्ट बना दिया। ये बात रूसो के द्वारा कही गई है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य जो है भ्रष्ट बनता गया। इसलिए सभ्यता की जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहिए और एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। ये रूसो का मानना था। रूसो ने इन उपयुक्त क्रांतिकारी विचारों का अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, इनके प्रसिद्ध सामाजिक पुस्तक है सामाजिक संविदा में इस बात का उल्लेख किया है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह सर्वत्र जो है बंधनों से जकड़ा हुआ है। यह कथन था रूसो का। और वास्तविक सत्य जो है प्रतिपादित करता है। रूसो के अनुसार सभी शासन सत्ताओं की उत्पत्ति एक संविदा के द्वारा हुई है
जिसे लोगों ने प्राकृतिक दशा में रहते समय किया था और जिसे वे इच्छा अनुसार बदल भी सकते हैं। प्रभुत्व समस्त जनता में निवास करता है, न कि किसी व्यक्ति वर्ग में। सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान है और सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। ये बात जो है रूसो का मानना है। ये दार्शनिकों के प्रभाव में। इसके अलावा अन्य कारण, क्रांति के अन्य कारणों में कौन कौन से कारण हम मान सकते हैं? तो अमेरिका का स्वतंत्र संघर्ष का ही प्रभाव जो है फ्रांस की क्रांति पर पड़ा और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है फ्रांस का राजकोष, इस पर भी भारी प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रांस ने सहायता की थी अमेरिकी उपनिवेशों को। इस वजह से भी जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी और इसीलिए सरकार को जो है यह एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ता है नए कर लगाने के लिए। दूसरी तरफ इस संघर्ष में जो है फ्रांस के हजारों स्वयंसेवक जो है सैनिक के रूप में वहाँ पे अमेरिका में भाग लिया था उन्होंने, कि किस तरह से जो है उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र किया। तो वापस जब वो स्वदेश लौटे तो उसके बाद जो है लोगों ने फ्रांस के लोगों को भी क्रांति के लिए उत्साहित किया है कि हमें भी जो है स्वतंत्र होना चाहिए। अत्याचारी शासन के विरुद्ध जो है लड़ा जाता है और किस अनुभव के द्वारा जो है लड़ा जाता है, किस तरह से स्वतंत्र हो जाए, इस प्रकार का अनुभव जो है लोगों में बांटा उन्होंने। और आयरलैंड के लोगों ने भी जो है निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन करके 1789-1782 की अवधि में जो है काफ़ी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। इसका प्रभाव भी जो है फ्रांस के लोगों पर पड़ा। तो इन सब बातों के कारण जो है वहाँ पर क्रांति हुई। यह फ्रांस की क्रांति के कुछ उत्तरदायी कारण। इसके अलावा अन्य और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये क्रांति के कारणों वाला टॉपिक अपना समाप्त होता है इस वीडियो में। अगला जो है हम आगे का चैप्टर अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।